और उसने अपनी बेस्ट जेई मेमोरी शेयर करी थी कि भाई जब वो जेई एडवांस का पेपर देने गया था तो जिस आउटफिट में वो पेपर देने गया था उसी आउटफिट में भाई वो इस पॉडकास्ट में आया था। तो मेक श्योर भाई जो लगावे ना भाई जेई प्रिपरेशन से, तुम देख रहे हो भाई उसने अपनी जेई एडवांस का जब पेपर देने गया उसी आउटफिट में गया था जिस आउटफिट में उसने पॉडकास्ट दिया। तो भाई इतना लगाव है भाई जेई प्रिपरेशन से उसको, तो तुम देख सकते हो। तो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ पॉडकास्ट। मेक श्योर एक सब्सक्राइब दबा देना क्योंकि भाई बहुत सारा एफर्ट लगता है शूट करने में, एडिट करने में, पूरा हर चीज़ देखकर, क्योंकि मैं अकेला हूँ, हर चीज़ मुझे ही देखनी पड़ती है। तो मेक श्योर इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब दबा ही सकते हो क्योंकि मुझे भी भाई मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए तुम्हारे लिए। तो मेक श्योर ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आगे भी दूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना। और पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं कि वाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक जो अतुल ने करी थी अपनी प्रिपरेशन में, जो तुम्हें नहीं करनी है। तो मेक श्योर उन मिस्टेक्स को तुम मत करना, उनको ढंग से सुनना, उसने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी और डिस्ट्रैक्शंस को कैसे भाई बिल्कुल ख़त्म करना होता है प्रिपरेशन के टाइम पर। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अगर तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम पर हैं तो मेक श्योर तुम अच्छी रैंक ला ही नहीं सकते, अपनी ड्रीम आईआईटी नहीं जा सकते। और जो मेजर पार्ट रहता है हाउ टू बैलेंस बोर्ड, जेई मेंस, जेई एडवांस, उसने एक प्रैक्टिकल तरीका बताया है। और भाई जब वो बोर्ड्स का पेपर देने गया था वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो पढ़ के नहीं गया था, और बस एक रात उसने पढ़ा था और उसके बोर्ड्स में पता कितने परसेंटेज थे, वो 95 प्लस परसेंटेज थे बोर्ड्स में। तो मेक श्योर उसकी स्ट्रेटेजी को तुम भी फॉलो करना, कैसे उसने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था और कैसे उसने जेई और जेई मेंस के लिए बैलेंस किया था, कंसिस्टेंट रहा था अपनी जर्नी में। और हाउ टू डील विद लो प्रेशर, सेल्फ डाउट, एंड जब भी तुम्हारा माइंड मेंटली ड्रेन हो जाता है और बर्नआउट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो उसके लिए उसने क्या तरीके बताए थे जिससे कि तुम भी फॉलो कर सकते हो और तुम भी एक अच्छा अपनी प्रिपरेशन को बना सकते हो। और लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, जो लास्ट के 30 दिन बचते हैं, तो उसमें तुम्हें क्या मेजर मिस्टेक्स नहीं करनी है जो अतुल ने नहीं करी थी। तब उसकी टॉप अच्छी जो भी 1230 AIR है वो आई थी। तो मेक श्योर तुम गलती मत करना। और वो बता भी रहा था, अगर मैं उसने एक दो गलती भी इंडिकेट करी थी कि भाई अगर एस्पिरेंट्स ये गलती ना करें तो वो मेरे से भी बेटर अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो ऐसी एक दो गलती जो तुम्हें नहीं करनी है। और मैंने उससे पूछा था कि अगर तुम अपनी प्रिपरेशन में बैक एक साल पीछे जाओगे तो मतलब तुम क्या चेंज करोगे। उसने वो दो चीज़ ऐसी क्रूशियल बताई थी जो कि तुम अपनी प्रिपरेशन के लास्ट टाइम पे फॉलो करोगे तो तुम अच्छी रैंक लाओगे ही लाओगे। और लास्ट में पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी बताई है अतुल ने, जो उसकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी थी जिससे उसने AIR 1230 लाई थी। तो मेक श्योर उस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को तुम देखना, सुनना, और क्या मेजर मिस्टेक एस्पिरेंट्स करते हैं पेपर अटेम्प्टिंग के टाइम पर वो उसने इंडिकेट करी हैं। जो मेजर डिफरेंस होता है माइंडसेट का टॉपर और एवरेज में, वो उस माइंडसेट और हैबिट को उसने बताया है। और जो मेजर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जेई मेंस और जेई एडवांस में, वो भी उसने बताया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्रिपरेशन के दौरान तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी और तुमने उसको कैसे फिक्स किया? मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी कि मैं क्वेश्चंस को एग्रेसिवली अप्रोच करता था, जिससे मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे समझाया, टीचर्स ने भी समझाया कि क्वेश्चंस को शांत दिमाग के साथ पूरा पढ़ो। जैसे कि मैं पढ़ता था और मुझे पता होता था कॉमन टाइप का यही क्वेश्चन है, एंड में यही पूछा जाएगा, तो मैं वही कैलकुलेट करके मार्क कर देता था और मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं था। तो हो सकता है कुछ और पूछा गया उस क्वेश्चन में, मतलब अपने आप ही कुछ अज्यूम कर लिया कि वो हाँ कुछ है, मगर वो कुछ होता नहीं था। मगर फिर उसके बाद इसमें फिर मार्क्स भी नहीं मिलते थे और टाइम भी वेस्ट हो जाता था। बाद में मॉक टेस्ट देते देते ये चीजें भी इम्प्रूव हो ही गई, क्योंकि फिर मैं जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दिया उतना कामली अप्रोच करने लगा क्वेश्चंस को। ये भी इम्प्रूव हो ही गया था।
तो प्रेप के दौरान तुमने टोटल नंबर बताओ तो कितना मॉक टेस्ट दिया था, मेंस और एडवांस का अलग अलग मिला के? एडवांस के अप्रोक्स 70-80 दिए होंगे, जिनमें पेपर 1 पेपर 2 है, और मेंस में तो मैंने बहुत दिए थे। आई गेस 200 तक ये नंबर चला गया होगा। तो ठीक है। और प्रेप के दौरान जो मेजर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी प्रेप के दौरान था वो क्या था, और तुमने उसको कैसे फिक्स किया? और जो बच्चे डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हैं प्रेपरेशन के दौरान, तो उनको क्या रिकमेंड करोगे, कैसे फिक्स हो? सो मेजर डिस्ट्रैक्शन बच्चों की होती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स या मोबाइल चलाना इन जनरल। सो अप टू 12th मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। सो स्मार्टफोन मेरे नहीं था पास कोई? स्मार्टफोन कोई सा भी नहीं था। सो मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। और इन जनरल आई थिंक फिक्स करने के लिए यही हो सकता है कि अपना मोबाइल तुम अपने पेरेंट्स को दे दो जब पढ़ रहे हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज तुम्हें उस टाइम पे नहीं आने वाला है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा भाई, अगर तुम आईआईटी क्रैक करने के बाद आगे तो भाई कुछ ऐसा 2 साल में कुछ ऐसा ब्लंडर सा हो गया, तो भाई अपना मोबाइल पेरेंट्स को दो, और जब तुम्हारा स्टडी का आवर्स वगैरह है उसको कंप्लीट करो, उसके बाद मोबाइल आराम से चलाओ थोड़ी देर जितना भी। तो वो एक अच्छा तरीका बताया। तो प्रेप के दौरान हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे 12th में जैसे कि एस्पिरेंट्स आते हैं तो बोर्ड्स रहता है, फिर जेईई मेंस रहता है, फिर उसके बाद जेईई एडवांस रहता है। तो जैसे जैसे प्रिपरेशन एंड होती है तो बोर्ड्स आते हैं, फिर जेईई मेंस आता है, उनको कैसे बैलेंस करना होता है? सो फॉर बोर्ड्स स्पेसिफिकली मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने एग्जाम से एक रात पहले पढ़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में तो मैंने वो एक रात पहले भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि जो हमारा जेईई का सिलेबस होता है, तो बोर्ड्स का सिलेबस उसके अंडर ही आता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है तुम्हें। जेईई में भी लगभग सारे प्रूफ्स बता ही देते हैं। और इंग्लिश के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए थे, और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी मैंने यही किया था। तो तुम्हारे बोर्ड्स में कितनी परसेंटेज आई थी? मोर देन 95%, तो जो कि आई थिंक गुड इनफ है। ये बहुत सही परसेंटेज है भाई। अगर तुम देखो तो भाई 95%, वो भी एक रात पढ़कर, अगर तुमने जेईई का अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो मेक श्योर भाई जब तुम जेईई का प्रेप कर रहे हो तो वो ढंग से करो, तो बोर्ड्स तो अपने आप ही खुलेगा। तो जैसे कि फिर जेईई मेंस आता है, तो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में कैसे बैलेंस करना होता है एंड ऑफ द प्रिपरेशन? फॉर मी बोर्ड से जस्ट पहले जेईई मेंस आता है, जनवरी अटेम्प्ट। वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। जितना तुम्हें मेहनत करना है मेंस के लिए, उतना फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत कर लो, और उसके बाद से सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद से बोर्ड्स आता है, फिर सेकंड अटेम्प्ट आता है। बट जो बोर्ड्स और सेकंड अटेम्प्ट के बीच का टाइम है, उसमें तुम्हें मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है, तुम्हें स्पेसिफिकली एडवांस का प्रिपरेशन करना है। मॉक टेस्ट भी एडवांस का देना है, क्वेश्चंस भी एडवांस टाइप के सॉल्व करना है, और उस टाइम से लेके एडवांस तक तुम्हें केवल एडवांस पे फोकस करना है, मेंस पे नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेंस केवल एक सिलेक्शन क्राइटेरिया एडवांस के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का जनवरी अटेम्प्ट बेकार चला जाता है, तो वो अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करते हैं। तो अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करते हैं, जो तुमने टाइम पीरियड बताया कि भाई जो अगर जिसका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा चला गया तो वो एडवांस पर फोकस करें। तो जो जिनका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, तो उनके लिए तुम क्या रिकमेंड करना चाहोगे? जिनका जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया और वो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं जेईई मेंस में, टू प्रोबेबली गेट इनटू सम एनआईटी और समथिंग, तो मैं उनसे बोलूंगा कि वो अपना 80% ऑफ द टाइम मेंस पे फोकस करें, और वो जो 20% है उसमें भले मॉक टेस्ट ना दे, बट क्वेश्चंस एडवांस टाइप के सॉल्व कर लें, क्योंकि नॉलेज बेकार नहीं जाती है। ये नॉलेज तुम्हें जेईई मेंस में भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। मॉक टेस्ट केवल जेईई मेंस के दो जब तक अप्रैल अटेम्प्ट हो नहीं जाता है, उसके बाद से जो फिर टाइम बचता है अप्रैल के बाद एडवांस तक, उस टाइम में तुम हर 2 दिन पे एक एडवांस का मॉक टेस्ट दो, और उसके अगले दिन एनालिसिस करो, फिर उसके अगले दिन मिस्टेक फिक्स करो। सो हर 3 दिन के टाइम पीरियड पे ये शेड्यूल फॉलो करो। दैट वुड बी माय सजेशन। तो प्रेप के दौरान टेस्ट वगैरह भी होते हैं, तो उनमें कभी कभी भी लो स्कोर भी आ जाता है, तो और पीयर प्रेशर भी रहता है कि भाई मेरा लो स्कोर आ गया, तो उसको
और सेल्फ डाउट भी हो जाता है कि भाई अब टेस्ट में लो स्कोर आ रहा है तो भाई मेरा आईआईटी में होगा कि नहीं होगा, तो उसको कैसे आप हैंडल करते थे? सो लो स्कोर जब भी मेरा आता था तो फिर ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो तुम्हारे कोचिंग में सबसे अच्छा मार्क्स लाने वाला इंसान है उसके कितने मार्क्स आए हैं। क्योंकि लो स्कोर हो सकता है कि इसलिए आता हो कि तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया हो। Okay. ठीक है, हो सकता है हर लो स्कोर लाने में हर बार ये मतलब नहीं होता है कि तुम वीक हो। ये हो सकता है कि पेपर रिलेटिवली बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया हो और वो क्वेश्चंस किसी से नहीं बने जो तुमसे नहीं बने। तो आई गेस इसलिए कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। तुम्हें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि तुम्हारा लो स्कोर आखिरकार आया तो आया क्यों। उसके बाद से फिर जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कॉपी बना के रखता था जिसमें मैं एनालाइज करता था कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो फिर अगले टेस्ट में उसे इम्प्रूव करने के लिए किया जा सके। सो मैं इम्प्रूव करता था। वैसे जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको वापस से सॉल्व करके, अगर खुद से नहीं बन रहे तो सॉल्यूशन देके सॉल्व करके। और आई गेस पीयर प्रेशर उतना नहीं रहता है क्योंकि अगर तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं हर बार तो फिर तुम ये नहीं देख पाओगे कि पेपर रिलेटिवली टफ था या इजी था, और एक तरह से ईगो डेवलप हो जाता है कि मेरे तो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, जो कि लॉन्ग रन में उतना यूज नहीं आता है। सो आई गेस एक दो लोगों से कम मार्क्स आए तो वो ज्यादा बेटर होता है कि तुम उससे रिलेटिवली अपना स्कोर चेक कर पाओगे कि बराबर है या कम है। तो तुम्हारा कोचिंग में क्या रहता था कि जैसे तुम पहले से एज अ टॉपर थे कि मतलब ग्रेजुअली स्लो प्रोसेस होते होते तुम टॉपर बने? मेरे कोचिंग में मैं अगर स्कूल इंटीग्रेटेड और क्लासरूम प्रोग्राम मिला दिया जाए तो मैं हमेशा से टॉप 5 में था। कभी 3 हो जाता था, कभी 5 हो जाता था, लेकिन टॉप 5 में मैं हमेशा रहा था। किसी दिन एग्जाम ज्यादा अच्छा चला जाता था, किसी दिन ज्यादा बुरा चला जाता था, सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो जाती थी एंड सो ऑन। और प्रेप के टाइम पर ऐसा मोमेंट रहा हो कि मतलब मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? जो वो मैंने 4 महीने का टाइम बताया था जो मेंस के और एडवांस के अटेम्प्ट के बीच में होता है, उसमें हमारा कोचिंग जो है वो टेस्ट सीरीज रखता था। हर एक दिन पे तुम्हें जेई एडवांस का एक टेस्ट देना पड़ेगा, मॉक टेस्ट, जिसमें 6 घंटे लगते हैं। 3 घंटे पेपर 1 का, 3 घंटे पेपर 2 का। उसके बाद से तुम्हें अगले दिन एनालिसिस अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो खुद 6 घंटे का हुआ करता था। तो फिर हर एक दिन 6 घंटे स्पेंड करना और फिर उसके बाद से सेल्फ स्टडी करना, ये बहुत मेंटली ट्रेनिंग था। और ये मेरे शेड्यूल के थोड़ा अपोजिट भी था। मैं 12 बजे सो के उठता था, बट पहला पेपर ही 9 से 12 हुआ करता था, तो उसमें दिमाग बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेन होता था। बट उसे मैनेज करना भी आई गेस इजी ही था कि अपना शेड्यूल थोड़ा सा एक्चुअली चेंज कर लो तो मैनेज हो जाता था। और सेल्फ स्टडी का टाइम फिर थोड़ा कम करना पड़ता था। उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जो तुमसे गलत हुए एग्जाम में। और ड्यूरिंग प्रेप मतलब कि थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, और मतलब कि उसको कैसे बैक करते थे कि मतलब जो नॉर्मल जैसे प्रिपरेशन चल रही है, भाई क्वेश्चन बन रहे हैं, भाई लग रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर जब भाई क्वेश्चन नहीं बनते हैं, टेस्ट एनालिसिस नहीं हो रहा है, तो वो सब थोड़ा नेगेटिव पार्ट आ जाता है प्रिपरेशन में, तो उसको कैसे कम बैक करते थे? जब दिमाग मेंटली ड्रेन्ड होता है तो नेगेटिव पार्ट आना ऑब्वियस होता है। सो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए तुम यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, रिलेटिव्स अगर तुम्हारे अच्छे हैं तो उनसे बात कर सकते हो, वो कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि केवल 4 महीने तुम्हें ये करना है, उसके बाद से तुम आईआईटी में अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तुम भी ऐसे ही कहीं बैठ के अपना एक पॉडकास्ट में अपनी टॉक दे रहे होगे, किसी दूसरे को मोटिवेट कर रहे होगे। सो आई गेस ये थॉट मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था कि मतलब अब 4 महीने पढ़ लो फिर उसके बाद मजे करने हैं, तो फिर वो 4 महीने पढ़ लो फिर लाइफ सेट है। तो प्रेप का जैसे जैसे लास्ट फेज आता जाता है, तो लास्ट के जब 30 दिन बचते हैं और उससे भी जब कम टाइम बचता है, तो उसमें आइडियल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए एक एस्पिरेंट की? जो मैंने पहले बताया था कि रिवीजन कॉपी बनाकर रखते हैं, उसके हर एक कंसेप्ट देखो कि क्या क्या तुम गलत कर देते, अब क्या क्या गलत कर रहे हो,
और तुम्हारी ये हैबिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए कि जो तुम पहले गलतियां करते थे वही अभी भी कर रहे हो। तो आई गेस जो तुमने रिवीजन कॉपी बना के रखा है और जिसमें तुम टेस्ट का एनालिसिस करते हो वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने वही रिविजिट किया था लास्ट 30 डेज में कि इसमें मैं सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा हूं, इसमें मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चंस मीडियम और हार्ड मार्क होते हैं वो तुम सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें सबसे जरूरी होता है कि तुम वो कंसेप्ट चालू ना करो क्योंकि तुमने एक बार भी कभी पढ़ा नहीं है। नया चीजें नहीं पढ़ो जिससे कि भाई वो प्रेशर क्रिएट करे कि हाँ। भाई इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि जो last time स्टूडेंट्स पर लास्ट 30 डेज में कर सकते हैं। तुम्हें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करना है या फिर वो टॉपिक चालू नहीं करना है जो तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है। जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग देखते हैं कि रोटेशन के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस इजीली सॉल्वेबल नहीं है, बट फिर भी वो पूरा एक चैप्टर कवर करने लग जाते हैं आखिरी के 1 महीने में। वो नहीं करना है। और जब लास्ट फेज होता है जैसे 30 दिन बचते हैं तो उसमें रिवीजन प्लान क्या रहना चाहिए? रिवीजन प्लान यही रहना चाहिए कि हर एक चैप्टर से तुम मीडियम और हार्ड मार्क वाले क्वेश्चंस करो और मोस्टली वही क्वेश्चंस करो जो तुमने पहले कर लिए हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मैटर करता है लास्ट 30 डेज में। और लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट का क्या रोल रहता है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है कि मतलब इतनी देनी चाहिए पर वीक या पर डे, ऐसा तुम्हारे साथ में क्या? मेंस के अटेम्प्ट के बाद जो फ्रीक्वेंसी थी मॉक टेस्ट की वो ज्यादा बढ़ गई थी, हफ्ते में 3 या 4 होते थे, बट लास्ट के 30 डेज में तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 देने हैं और रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है क्योंकि रिवीजन ही रैंक बूस्टर होता है एक्चुअली। तो मतलब 2 चीज होती हैं, एक होता है मतलब मॉक टेस्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट रिवीजन। तुम किस पे मेजरली टाइम देते थे? हर एक चैप्टर में 15 मिनट स्पेंड करो थ्योरी पढ़ने में, क्योंकि थ्योरी तो तुमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो अब थ्योरी तो तुम्हें लगभग रटी गई होगी। ओके। तो ज्यादा टाइम क्वेश्चंस पे देना है, थ्योरी में 15 मिनट तक दे सकते हैं। जो मॉक टेस्ट बताया कि इतना फ्रीक्वेंसी रखो जिससे कि हाँ। अच्छा लास्ट टाइम पे हो। और ऐसी एक कॉमन मिस्टेक जो लास्ट टाइम पे बच्चे करते हैं जो तुम्हारे हिसाब से नहीं करनी चाहिए लास्ट टाइम, लास्ट के 30 दिन जो लास्ट का टाइम आता जाता है, तो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए? नया टॉपिक चालू करना, जैसे कि मैंने बताया था, बच्चे रोटेशन नाम का टॉपिक जल्दी चालू कर देते हैं और कुछ होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैं लास्ट के 30 डेज में पढ़ूंगा, फिर उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, बट लास्ट 30 डेज में वो रिवाइज करने की जगह वो चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे जो टॉपिक उन्हें अच्छे से आता है उसके क्वेश्चन तो बनते नहीं है और जो उन्हें नया पढ़ा है वो भी नहीं बनता है। और अब बात करते हैं कि जैसे एग्जाम डे है, तो मतलब जैसे कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो उसकी एक आइडियल स्ट्रेटेजी या तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? मेंस और एडवांस का अलग होता है। मेंस के लिए तो ये होता है कि केमिस्ट्री सबसे कम टाइम टेकिंग होता है, तो वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद से फिजिक्स और मैथ्स में जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है वो अटेम्प्ट करो, ताकि जो तुम्हारा लीस्ट फेवरेट टॉपिक है उसके लिए ज्यादा टाइम बच जाए और तुम्हें पेपर जो है वो राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में जितने भी इजी पेपर है पूरे पेपर से एक बार कम से कम गो थ्रू करना चाहिए और जितने इजी क्वेश्चंस है पेपर में, जितने इजी क्वेश्चंस है वो सब अटेम्प्ट कर लेना चाहिए पहले गो थ्रू में, शुरुआत में। और फिर दूसरे राउंड में मॉडरेट और टफर साइड मॉडरेट वगैरह कर सकते हैं और तीसरे में तो फिर जो तुम्हें लगता है कि अभी हो जाएगा वो कर लो। तो मेंस में तो बस एक्यूरेसी और तुम्हारी स्पीड पर ही काम होता है। मेंस में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत मैटर करती हैं। तो ऐसा क्या मतलब डिफरेंस है कि भाई जेई मेंस और जेई एडवांस के मॉक टेस्ट देने में जो तुम्हें लगता है कि हाँ जेई मेंस में ज्यादा से ज्यादा 25 की क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जेई एडवांस में केवल 17 या 18 होते हैं जो तुम्हें पर आवर में करने होते हैं। सो डिफरेंस ये है कि क्वेश्चंस का टफनेस, मेंस में क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, कुछ तो मैंने देखा है कि मेरा जो फिजिक्स का पेपर आया था उसमें क्वेश्चंस मेरे
ट्वेल्थ बोर्ड से इजी आए थे। सो पेपर के टफनेस का डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का होता है और स्ट्रेटेजी का होता है। मेंस में तुम्हें प्रिसीजन और स्पीड दोनों रिक्वायर्ड होता है, बट एडवांस में तुम्हें केवल एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है। स्पीड जितनी रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी सबकी होती है। तो एडवांस के लिए तुम क्या रिकमेंड करोगे कि भाई हाँ मुझे ऐसा आइडियल फॉलो करना चाहिए कि एक अच्छा पेपर जाए? जैसे कि एडवांस में बहुत सारे प्रोफाइल के क्वेश्चन होते हैं, मल्टी करेक्ट होते हैं, जिसमें -2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसको कैसे हैंडल करना होता है? एडवांस में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम काफी क्रूअल है। तो मैं ये कहूंगा कि जिसमें तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि ये तुम्हारा सही हो पाएगा, उसी को मार्क करो। बाकी तुक्के मारने के लिए मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, तुक्के मार दिए, वो जैसे उनको एक ही पता है उसमें मार दिया तो वो -2 दे के जाता है, फिर वो बहुत रिग्रेट होता है। वो बहुत रिग्रेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तुम्हें तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं जब तक तुम एलिमिनेट ना कर लो ऑप्शंस को। क्या मतलब कि मेजर मिस्टेक्स हैं जो पेपर अटेम्प्ट करते समय एस्पिरेंट करते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस? ऐसी क्या? जेईई एडवांस और जेईई मेंस में मेजर मिस्टेक्स ये है कि एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं बच्चे। हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाई मेरे ईगो पे बात आ गई कि मेरा मैथ स्ट्रांग है तो भाई मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो जैसे कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से किया था, क्वेश्चन में ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे ना बन पाए, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, मेंस में स्पीड रिक्वायर्ड होती है, तो उनकी स्पीड वहां पे कम हो जाती है। और एडवांस में आई गेस बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि टाइम ज्यादा नहीं देते हैं। अगर उनसे 10 सेकंड में नहीं बनता है या फिर उनपे 1 मिनट या 1.5 मिनट लगाते हैं और नहीं बनता है, भले ही आंसर के क्लोज होते हैं, बट वो सोचते हैं कि दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिससे जल्दी हो जाएगा, ज्यादा स्कोर हो जाएगा, बट वो फिर अगले 30 सेकंड के चक्कर में जो पिछला क्वेश्चन जितना हुआ है वो छोड़ देते हैं। और एग्जाम टाइम पे जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चे उसमें शुरुआत में उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है माइंड में। तो हाँ। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है? सबसे मेरा पहला सजेशन रहेगा कि कभी भी क्वेश्चन 1 से चालू मत करो पेपर। 13, 14 या ऐसा अपना कोई फेवरेट नंबर डिसाइड कर लो। अभी 7 काफी फेमस चल रहा है, तो उससे तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हो। और अगर पहला ना बने तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, तुम आगे आगे जा सकते हो। और ऐसा क्या डिसाइडिंग फैक्टर रहता है, जैसे क्वेश्चन किसी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसा आइडियल टाइम देना चाहिए कि भाई हाँ अगर इतने टाइम में मेरे से नहीं होना तो मैं स्किप कर दूं, तो वो स्किप करने का एक बार बताओ कि मतलब इतने टाइम में अगर वो नहीं होना तो स्किप। जैसा कि मैंने बताया था, जेईई एडवांस एक्चुअली पैटर्न रिकॉग्निशन का खेल है। तुमने अपने प्रिपरेशन टाइम में वो क्वेश्चंस किए होंगे, फिर तुम्हें याद रहता है कि इस क्वेश्चन में मैं आके एक बार अटक गया था और उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं याद आ रहा है। उस टाइम मैंने पढ़ा था बट मुझे नहीं याद आ रहा है, तो अब ये क्वेश्चन मुझसे आगे नहीं बनने वाला, उस टाइम भी नहीं बना था, तुम छोड़ सकते हो। दिमाग में आ जाता है एक्चुअली कि नहीं अब इसके आगे नहीं बनने वाला है, आइडिया नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे तुम्हें छोड़ना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा भी लग रहा है कि लेंथी होगा काफी, ये एटलीस्ट 10 मिनट खा जाएगा, तो फिर तुम एंड के लिए छोड़ सकते हो। छोड़ना नहीं है, एंड के लिए मार्क कर सकते हो। और जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान जैसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस का पेपर देते हैं, तो जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में क्या रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो एक बार बताना चाहो कि हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे तुम्हें ध्यान देना है मेंस और एडवांस के लिए? मेंस में होता है कि तुमने कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, क्योंकि उसमें स्पीड काफी मैटर करती है। सो उसमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना और ज्यादा मार्क्स लाना होता है डिसाइडिंग फैक्टर। और एक्यूरेसी तुम्हारी एडवांस में एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी इज डिसाइडिंग फैक्टर इन जेईई एडवांस। रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। हमारे ओपिनियन में जो प्रिपरेशन के दौरान 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं, एक होती है टॉपर वाली कैटेगरी, एक होती है एवरेज स्टूडेंट वाली कैटेगरी।
तो उनमें तुम मेजर डिफरेंस होता है, तो वो एक बार बताओ। इन माय ओपिनियन मेजर डिफरेंस होता है रिवीजन, कि तुम उस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो एक बार में ही जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके 150-200 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिवाइज नहीं करते। एक साल तक उसको वापस मुड़ के नहीं देखते हैं, जब तक उसकी काफी जरूरत ना पड़ जाए, जब तक काफी फील ना हो कि ये टॉपिक में पूरी तरह से भूल चुका हूं। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो टॉपर्स होते हैं वो उसका पीरियोडिक रिवीजन करते हैं। एक बार घर से आने के बाद कर लेंगे रूम पे, एक बार एक हफ्ते बाद कर लेंगे, फिर जब मॉक टेस्ट आ रहा होगा तब कर लेंगे। ऐसे उनका फिर ये टॉपिक्स रिवाइज होता जाता है। तो तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान तुमने एक चैप्टर को, मान के चलो कोई भी एक चैप्टर है, उसको कितनी बार रिवाइज किया होगा? जैसे रोटेशनल मोशन वाला तो एटलीस्ट 6 या 7 बार। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट को डिफर करने। और जैसे कि ऐसी क्या एक दो हैबिट जो तुम बताना चाहोगे एस्पिरेंट को, जो तुम्हें एवरेज से टॉपर बनाने में मदद किया? सो फर्स्ट हैबिट तो एक बार यही रहेगा कि तुम्हें रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, और दूसरा हैबिट ये डालना चाहिए तुम्हें कि क्वेश्चंस को कूल माइंडसेट से तुम्हें अप्रोच करना है, एग्रेसिव नहीं होना है। वो ऐसी 3 मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है लास्ट 30 डेज में कोई नया टॉपिक चालू करना। दूसरी मिस्टेक होगी मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम रिवीजन ना करना, और तीसरी मिस्टेक होगी अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज ना करना। और अगर तुम अपनी जेई प्रेप में दोबारा जाना चाहो यहाँ से, तो वो क्या डिफरेंस क्रिएट करोगे तुम? मैं रिवीजन और मॉक टेस्ट एनालाइज करने पे, इन दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, जो पिछली बार मैं उतना ज्यादा नहीं कर पाया था शायद। और कोई ऐसी हैबिट या माइंडसेट जिसने भाई बिल्कुल चेंज ला दिया हो तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। भले ही कैसा भी सिचुएशन आए, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब भी एग्जाम हॉल से उठ के नहीं जाना या उदास नहीं होना है, ट्राई करते रहना है। तो अब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो तुम्हारे जेई टाइम पे फेवरेट बुक क्या थी? फेवरेट बुक डेफिनेटली एच.सी. वर्मा। और फेवरेट आईआईटी और ड्रीम आईआईटी जिसमें तुम जाना चाहते थे? आईआईटी कानपुर। ब्रांच? सीएसई। और बेस्ट जेई मेमोरीज? बेस्ट जेई मेमोरी श्योरली जेई एडवांस का रिजल्ट। उसमें एक्चुअली फादर्स डे था, सो हम सब उस थीम पे फोटो खिंचवा रहे थे कि आई गिव माई जेई रैंक, आई प्रेजेंट माई जेई रैंक टू माई फादर। और मेरे पापा का सपना भी था कि मैं जेई क्लियर करूं। और ये जो अभी आउटफिट में जो अभी अतुल आया, तो भाई ये वही आउटफिट है जो जब जेई एडवांस का पेपर देने गया था। ये वही टी शर्ट है और ये जो पैंट है भाई जींस का, तो ये वही आउटफिट है जब ये जेई एडवांस का पेपर देने गया था। तो ये भी भाई यादगार चीज है जो इसने अभी तक रख रखी है, और अब ये कॉलेज के 2nd ईयर में तो अभी तक इसने पहन रखी है। तो भाई देख सकते हो तुम, अपनी जेई प्रेप से इतनी याद जुड़ी रही है, मतलब इसने वो आउटफिट यहाँ पे पहन कर आया है। वन फाइनल मोटिवेशन फॉर जेई एस्पिरेंट्स? फाइनल मोटिवेशन यही रहेगा मेरा कि गिव अप मत करो। काफी कम टाइम बचा हुआ है, उसमें जितना जोर लगा सकते हो लगाओ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और अपना बेस्ट दो। और फाइनली थैंक यू फॉर अतुल, जिसने भाई अपना टाइम दिया। थैंक यू नीरज फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम।